हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग साथियों। दिस इज़ आलोक कुमार फ्रॉम मिल्टन इंग्लिश क्लासेस। आज मैं चर्चा करूंगा क्लास 11 का जो JCRT की तरफ से मॉडल सेट जारी हुआ है उसके ऊपर। तो बने रहिए मेरे साथ। यदि आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को देखें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। वैसे दोस्तों तक पहुंचाएं जो अभी तक सोच रहे हैं कि भाई तैयारी करना आप शुरू करेंगे। खैर जो भी है, चलिए हम ज़्यादा वक्त लेंगे नहीं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि JCRT की तरफ से शायद कल ही जारी हुआ है और मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि क्या क्या चीज़ें जो है सो किस किस तरह का क्वेश्चन आने वाला है और कौन कौन चैप्टर है। तो सबसे पहले बताओ दो बाबू कि 40 मार्क्स के आपके एग्जाम होंगे, है ना। 10 तो स्कूल से मिलने वाला है। समय आपको दिया जाएगा 1 घंटा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज 40, यानी 40 क्वेश्चंस होंगे। ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर लाएगा, 1 नंबर कैरी करता है। 4 ऑप्शंस आर गिवन, 4 विकल्प दिए जाएंगे। स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड, विद्यार्थियों से आशा किया जाता है कि सेलेक्ट करें मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर को, आंसर जो सबसे सटीक है, सबसे एप्रोप्रिएट है उसको टिक करें। और ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोग को बनाना है। नो मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर रॉन्ग आंसर, किसी भी तरह का कोई मार्क्स काटे नहीं जाएंगे यदि आप गलत बनाते हैं तो। बट गलत क्यों बनाना है? 40 में 40 भाई, जितने भी लोग हैं इस चैनल पे टारगेट रख लीजिए 40 में 40। आपका वीडियो 26 फरवरी तक जाएगी आपके चैनल पे। बस आपको एक काम करना है, वीडियो को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, बताएं कि किस तरह का ये वीडियो आप लोग को हेल्पफुल बन रहा है और कितना हेल्प कर रहा है। चलिए तो भाई आप लोग को इसी उम्मीद के साथ मैं आज के मतलब जो है सो क्लास स्टार्ट करता हूँ। बाकी असाइनमेंट का मैं वीडियो एक अपलोड कर दिया हूँ, कल से हमारी रेगुलर जाएगा। और असाइनमेंट और मॉडल सेट और जो टेस्ट सीरीज में आप बैठ गए। चलिए हाँ, कल एक चीज़ और बता दूँ, कल है संडे और कल संडे को मिल्टन इंग्लिश क्लासेस जो लोचन पथ में ऑफलाइन ब्रांच है वहाँ पे टेस्ट आयोजित की जा रही है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो कोई भी स्टूडेंट, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स अगर आप आना चाहें तो 1 बजे आकर के टेस्ट दे सकते हैं और देखें कितना नंबर आपको मिलेगा। 73 52 26 36 17 7352263617 ये मेरा नंबर है। आप जो है आ सकते हैं इस नंबर पे कांटेक्ट करके। रिजल्ट भी हाथों हाथ मिलेंगे। 40 मिनट हम देंगे और 40 मिनट में आपके टेस्ट ले लेंगे और 20 मिनट में रिजल्ट, यानी 1 घंटा दीजिए, रिजल्ट साथ लेके जाइए और जितना आप लाएंगे बस उसी चीज़ का। तो आ सकते हैं भाई। बाकी आइए हम लोग सीधे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखो सबसे पहले आप लोग को एक पैसेज मिलेगा भाई। पैसेज को आप लोग को क्या करना है, देखो लिखा हुआ है रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस फ्रॉम 1 to 5, 1 से 5 तक जो है सो आपको पैसेज से पढ़ करके जो है सो उत्तर देना है, ठीक है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, द कॉन्सेप्ट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी हैज गेन्ड सिग्निफिकेंट अटेंशन इन द रिसेंट ईयर, यानी हाल के सालों में ये जो रिन्यूएबल एनर्जी का कॉन्सेप्ट है ना वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण अटेंशन प्राप्त कर चुका है, बहुत ही ज्यादा अटेंशन। अब भाई रिन्यूएबल एनर्जी क्या होता है? वैसे एनर्जी जिसको आप रिन्यू कर सकते हैं, जैसे हम सौर ऊर्जा हो गया ना दोस्तों, पानी से जो है सो बिजली बनाना, ये सारे के सारे क्या है, माने रिन्यूएबल एनर्जी का एग्जांपल है। पवन चक्र से जो बिजली वगैरह बनाया जाता है, और जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सारे के सारे जो है सो फॉसिल्स फ्यूल है, यानी जीवाश्म ईंधन है। ये सारे के सारे माने तय है और लिमिट है, लेकिन माने रिन्यूएबल एनर्जी को आप बनाइए, रिन्यू कीजिए, तो वही है। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाया भी है। और एक्चुअली ये क्या कह रहा है कि एज अ वे टू रिड्यूस आवर डिपेंडेंस ऑन फॉसिल्स फ्यूल। एक्चुअली जो रिन्यूएबल एनर्जी होता है ना दोस्तों, वो रिड्यूस करती है, कम करता है। क्या कम करता है? तो फॉसिल्स फ्यूल पे डिपेंड। अभी बहुत सारे लोग जो है सो पेट्रोल डालेंगे तभी गाड़ी चलाएंगे, पेट्रोल। अब दोस्तों बहुत सारे ऐसे जो है सो बाइक आ गई है जो इलेक्ट्रिक है, जो माने कार भी इलेक्ट्रिक है, तो वो भाई अपना बैटरी को सौर एनर्जी से चार्ज करके चलाएगा, कोई दिक्कत नहीं, रिन्यूएबल एनर्जी कर लेगा। तो कम से कम फॉसिल्स फ्यूल जो पेट्रोलियम है वो तो कम होगा ना डिपेंडेंट इस पे। और कह रहा है क्लाइमेट के लिए भी बहुत भला करेगा, कोई तरह का जो है सो हार्मफुल गैसेस नहीं देगा। तो ये लिखा हुआ सोलर विंड, सोलर विंड, सौर हवा। हाइड्रो इलेक्ट्रिक भैया जो पानी से बनाया जाता है इलेक्ट्रिक। फिर कह रहा है जियोथर्मल। अच्छा, जियोथर्मल एंड बायोमास, जो गैसेस मतलब एनर्जी के रूप में, मतलब बायोगैस के रूप में जो है सो बनाया जाता है जिसको, वो उसके बारे में बात रहे हैं। ये सारे एग्जांपल है, किसके एग्जांपल है दोस्तों? रिन्यूएबल एनर्जी का है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस है ये सारे के सारे। और कह रहा है दीज सोर्सेस आर कंसिडर्ड रिन्यूएबल बिकॉज दे कैन रिपेलनिस। कह रहा है कि इसको कंसिडर किया जाता है रिन्यूएबल एनर्जी में, क्योंकि
क्योंकि ये पुनः बार बार आ जाता है, एक बार खत्म फिर एक बार खत्म फिर एक बार खत्म, उसको कहते हैं रिपेलनेस, नेचुरली प्राकृतिक रूप से। लेकिन फॉसिल्स फ्यूल ऐसे नहीं होते। फॉसिल्स फ्यूल वे होते हैं जिनको बनने के लिए मिलियनों साल लग जाता है और उसको फाइनाइट होने में। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन किस तरह क्वेश्चन, बड़ा शानदार क्वेश्चन। अरे भाई क्वेश्चन को छोड़ के ना, क्वेश्चन को नहीं छोड़ना, तुम तो मेरे मांझी हो रहे, जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक छोड़ोगे नहीं। बड़ा मजा आएगा दोस्तों, एकदम जो है सो पूरा 40 में 40 लाना है, किसी भी तरह कोई कंप्रोमाइज नहीं, एक नंबर भी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे और इस बार दिखा देंगे भाई। एक साल मैं कहूंगा ना, एग्जाम देकर के आने के बाद एक साल आप दिल से लग जाओ, जिंदगी का सिर्फ एक साल लगा दो 12th क्लास में। ये 12 साल तुमको नौकरी नहीं देगी रे दोस्तों, नौकरी ये नहीं मिलेगी इससे, लेकिन नौकरी के लिए तमाम रास्ते 12th खोलने वाले हैं दोस्तों। वैसे छात्र जो 12th में कहेगा कि मेहनत नहीं करेंगे, बाद में ग्रेजुएशन में आकर के मेहनत करेंगे, उसका बेसिक कभी सही नहीं होगा। इसीलिए आप लोग एग्जाम देकर के आओ, 12th का 4 तारीख से बैच स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल बिंदास तरीके से एक एक चीज सिखाएंगे, कैसे लिखा जाता है, हाउ टू राइट द आंसर ऑफ पर्टिकुलर क्वेश्चन। डोंट वरी दोस्तों, बड़ा मजा आने वाला है, कमाल। सब पीपीटी के थ्रू आप लोगों की क्लास होगी। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं पहला क्वेश्चन देने के लिए जवाब। पहला क्वेश्चन है सोलर, विंड, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, जियोथर्मल एंड बायोमास। भैया ये किसके एग्जांपल्स है? अरे भैया बोलो, रिन्यूएबल एनर्जी। अभी तो मैंने बताया ना दोस्तों, पढ़ करके एक बार मैंने पढ़ा, पूरे पैसेज दिमाग में आ गया। और बच्चों अगर आप लोग को समझ नहीं आ रहा है, सुनो, वैसे बच्चे जो पैसेज को समझ नहीं पाते उनके लिए क्या है, तुरंत देखो ये कहाँ मिल रहा है, तुरंत देखना कि सोलर, विंड, हाइड्रो इलेक्ट्रिक ये कहाँ मिल रहा है पैसेज में। तो हमको कहाँ मिल रहा है भैया? तो यहाँ मिल रहा है, देखो देखो यहाँ पे, हाँ, विंड, सोलर, विंड, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, जियोथर्मल, बायोमास आर एग्जांपल्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। मिला ना दोस्तों? खटाक दबर मारो, खटाक दबर। इसका उत्तर क्या होगा भाई? कोई दिक्कत? ए भाई क्या क्या लेता है मिलियनों साल बनने में, फाइनाइट होने में। ए भाई फाइनाइट होने में यानी ये साबित होने में कि मैं उसको फॉसिल्स फ्यूल के रूप में यूज किया जा सकता है। भैया हजारों, लाखों, करोड़ों, मिलियन साल पहले पेड़ पौधे जमीन के नीचे गए हैं, तब जाकर के आज जो है सो फॉसिल्स फ्यूल बने, जीवाश्म ईंधन। समझ में आ गया भैया? चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं भाई। विद्यार्थीगण एकदम ध्यान से देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन भाई, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर हार्मफुल एयर पॉल्यूशन। ये भाई एयर पॉल्यूशन, यहाँ पे लिखा पॉल्यूशन नहीं, एयर पॉल्यूटेंट के लिए कौन सा गैस जो है, कौन सा एग्जाम्पल जो है सो, कौन सा विकल्प जो है सो हार्मफुल है। अरे भाई चलो हम भी नहीं देखें, देख लेते कहाँ है, कहीं लिखा हुआ है कि हार्मफुल की बात, कहीं देखो देखो देखो, देखो, देखो। हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, क्या लिखा हुआ है कि दे, अच्छा दे किसके लिए लिखा हुआ है? ये सारे सौर एनर्जी वगैरह, दे ऑल्सो डू नॉट प्रोड्यूस हार्मफुल एयर, यानी जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी है उससे हमारे एयर पॉल्यूशन में कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये जो है भाई ये क्या करते हैं? तो ये हार्मफुल करते हैं। तो देखते हैं कौन ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए तीसरा नंबर, तीसरा नाइट्रोजन ऑक्साइड है? नहीं, नाइट्रोजन है तो नहीं मारेंगे इसको, सीधा ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? डी। तीसरा का डी मार लो बाबू, तीसरा का डी मार लो। चौथा देखो, चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। अरे भैया ग्रेटेस्ट एडवांटेज पूछा है, चलो देखो मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा है, हमने थोड़ा सा पढ़ा, ये जरा सा पढ़े ना दोस्तों। देखो क्या है, देखो आप लोगों को कह रहा है, यहां से देखना है ना। हाँ, अनदर एडवांटेज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इज दैट इट कैन प्रोवाइड रिलायबल एंड स्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी, फॉर एग्जांपल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट कैन ऑपरेट। अच्छा यहाँ भी नहीं है, देख लेता हूँ। हाँ, वन ऑफ द मेन एडवांटेज फॉर रिन्यूएबल एनर्जी इज दैट द एनवायरमेंटल फ्रेंडली, मिल गया, एनवायरमेंटल फ्रेंडली। तो चलिए भाई इसका सही विकल्प मार दीजिए। तीसरा नहीं था, चौथा था हमारा। चौथा कहाँ है? एडवांटेज रिन्यूएबल एनर्जी क्या है दोस्तों? तो ये है, इट इज एनवायरमेंट फ्रेंडली। समझ में आ गया? देखो कितने शालीनता से और कितने बेहतरीन ढंग से मैं बताऊंगा, अभी और बताऊंगा, बहुत सारे पैसेज बताने वाला हूं आप लोगों के सामने। चलिए मजे लीजिए, सिर्फ क्लास के बहुत अच्छे से पढ़िए, आप सीरियस हो जाइए। आइए आगे चलता हूं लेकर के, और मैं बताता हूं पांचवा नंबर क्वेश्चन। पांचवा नंबर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मीन सेम एज जेनरेट। ए भैया जेनरेट का पूछ रहा है सिनोनिम। अरे भाई जेनरेट का सिनोनिम क्या होता है? यहाँ पे रिक्रिएट होगा कि प्रोड्यूस होता है कि, अच्छा सेम मीनिंग पूछ रहा है क्या?
विच ऑफ द फॉलोइंग मीन द सेम एज जेनरेट। ठीक है, जेनरेट का मतलब होता है रिक्रिएट, जेनरेट का मतलब प्रोड्यूस, रीस्टोर, देखो कैप्चर, कैप्चर तो पॉसिबल नहीं है, रिक्रिएट मतलब दोबारा से क्रिएट करना, ठीक है, रीस्टोर का मतलब दोबारा से रिस्टोर, लेकिन जेनरेट का मतलब तो शुरुआत करना, और इसको आप प्रोड्यूस कर सकते हो। तो ठीक उत्तर होगा बी, पांचवा का बी। आइए आगे बढ़ते हैं, पांचवा का बी दोस्तों। हाँ, बड़ा आसान सवाल है, मैंने असाइनमेंट में सवाल करवाया था कि एब्रीविएशंस आर फ्रीली यूज्ड इन, ए भाई सुनो, एब्रीविएशंस होते क्या है, सुनो, एब्रीविएशंस का प्रयोग हम लोग फ्रीली रूप से कहां करते हैं, नोट मेकिंग में। कहां करते हैं, जब नोट मेकिंग बनाते हैं। 12th क्लास में बताया जाएगा, 11th में बताए थे। नोट मेकिंग क्या होता है दोस्तों, नोट मेकिंग क्या होता है, सबसे पहले हम लोग टाइटल लिखते हैं, टाइटल के बाद हेडिंग लिखते हैं, हेडिंग के बाद क्या करते हैं, माने पहला हेडिंग का 1.1, 1.2, 1.3 ये पॉइंट होता है, और पॉइंट में हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी ना हम मैक्सिमम को सिर्फ ये लिख देते हैं, एंड को कभी कभी हम ये लिख देते हैं, है ना, कभी कभी एडमिनिस्ट्रेशन है तो सिर्फ AD लिख देंगे, एडमिनिस्ट्रेशन बस, और बताएंगे कि नीचे लिखेंगे कि ये एब्रीविएशंस का मतलब क्या है, तो शॉर्ट फॉर्म भैया, तो इसको हम लोग कहाँ यूज करते हैं, नोट मेकिंग में। कहाँ, नोट मेकिंग में। नोटिस राइटिंग, लेटर राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग से सवाल है, लेकिन यहाँ ठीक उत्तर बनेगा सी। तो छठा का भाई लोग मेरा क्या बन जाएगा, सी। आइए बिना देर किए हुए लेके चलता हूँ भाई। एक बात मैं बताता हूँ, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे ना, तो प्लीज़ एक दोस्तों तक ये वीडियो बनाएं, जरूर पहुँचाएं, एक लाइक करें, कमेंट तो करना ना भूले, कमेंट बड़ा एनर्जी देता है भाई। अभी मैंने रिसेंटली जो मैंने क्वेश्चन लड़वाया, पूरे एक ही वीडियो से मेरे 28-29 क्वेश्चन लड़े, तो वो मेरे को बहुत एनर्जी मिला। बच्चे जो है सो कमेंट किए कि सर तो अच्छा लगता है, आप लोग भी कमेंट करते रहें। चलिए आगे देखो। हाँ बाबू, यहाँ पे एक क्वेश्चन छूट गया, अरे चलो छूट गया तो क्या दिक्कत है। समरी कह रहा है भैया, पैसेज में समरी को क्या हम इंक्लूड करते हैं, तो भाई मेन आइडिया को, समरी में हम लोग क्या करते हैं, मेन आइडिया। समरी के बारे में सुन भाई, समरी के बारे में अगर मान लो दूसरा सवाल पूछ देगा तो कैसे, समरी को कभी भी कहेगा कि समरी डज नॉट एक्सीड द लेंथ ऑफ, तो भैया समरी को यानी ओरिजिनल जो पैसेज है उसके 1/3 से ज्यादा बढ़ाना नहीं है। समरी जो होता है वो शॉर्टर देन होता है रियल टेक्स्ट से, ओरिजिनल पैसेज से, और इसमें मेन आइडिया को ही हम लोग इंक्लूड करते हैं। तो 3 सवाल, फिलहाल ये सवाल भी बन सकता है 1/3 वाला, अभी यहाँ ये दिया है, एग्जाम में हो सकता है ये दे देगा, तो निश्चिंत रहे, आपसे सारा सवाल बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ वुड यू एड्रेस, आप कैसे संबोधित करते हैं, आप कैसे संबोधित करते हैं जो पत्र प्राप्त करता है, तो भैया फॉर्मल लेटर को जो प्राप्त करते हैं उसको कैसे आप संबोधित करते हैं, तो माय डियर, गलत, फॉर्मल लेटर में माय डियर नहीं होगा, सर और मैडम होगा, सर और मैडम, हेलो नहीं, ये तो हेलो इनफॉर्मल हो गया, 2 बच्चे, ये भी नहीं होगा, यानी ठीक उत्तर क्या हो जाएगा, सर और मैडम। भाई सर और मैडम को डियर हटा ही देता ना तब ठीक होता, लेकिन फिर भी इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। लेकिन आपके परीक्षा में डियर नहीं मिलेगा, सिर्फ मिलेगा सर और मैडम, ये सही है, सबसे बढ़िया यही है, इसके अलावा कोई और अच्छे नहीं है फॉर्मल लेटर के लिए। आगे बढ़ता हूँ दोस्तों, ये क्वेश्चन तो भाई, हाँ एक सुनो, अगर आपसे पूछेगा कि फॉर्मल लेटर कैसे स्टार्ट होता है, कहाँ से, तो भैया कहाँ से स्टार्ट होता है, फॉर्मल लेटर कहाँ से स्टार्ट होता है भाई, सेंडर एड्रेस, याद रखिएगा, सेंडर एड्रेस, फिर लिखा जाता है डेट के बाद लिखा जाता है रिसीवर एड्रेस, क्या लिखा जाता है, रिसीवर्स एड्रेस, रिसीवर एड्रेस के बाद भाई सब्जेक्ट के बाद बाबू सैल्यूटेशन में ही होता है सर और मैडम, फिर मेन बॉडी और नीचे थैंकिंग। बोलो समझ में आया, तो कहाँ से शुरू करते हैं, सेंडर एड्रेस से। अगर पूछा जाएगा कि सब्जेक्ट कहां होगा, तो जस्ट बिलो द सब्जेक्ट या फिर जस्ट आफ्टर सब्जेक्ट। तो इस पे सवाल ढेर सारे करेंगे हम लोग, जानते हैं आगे क्वेश्चन बाबू। लेटर टू एडिटर, सुनो रे, बड़ा आसान क्वेश्चन, अब तक सभी लोग जान गए होंगे। लेटर टू एडिटर किस पे लिखा जाता है भाई, न्यूज़पेपर। याद रखिएगा हमेशा इस क्वेश्चन को, लेटर टू एडिटर किस पे लिखा जाता है, तो न्यूज़पेपर पे लिखा जाता है भाई लोग। आइए 10वां क्वेश्चन की ओर रुक करें। 10वां क्वेश्चन बाबू, 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट शुड नॉट बी इंक्लूड इन रिपोर्ट राइटिंग। अरे भाई रिपोर्ट राइटिंग में क्या इंक्लूड नहीं करनी चाहिए, क्या शामिल नहीं करना चाहिए। अच्छा, डेटा तो हम कर सकते हैं इसलिए नहीं होगा, इंफॉर्मेशन विटनेस का कर सकते हैं नहीं होगा, इसलिए क्या, पर्सनल। भाई पर्सनल कमेंट नहीं कर सकते हैं, ये 12th क्लास में आया हुआ प्रश्न है, इस बार की जो परीक्षा है उसी में ये सवाल आया दोस्तों। और मैंने बहुत, पर्सनल कमेंट कैसे करोगे भाई अपना, है ना। मान लीजिए कि कहीं कुछ घटना हो गया और कोई रिपोर्टर है, तो क्या रिपोर्टर कह देगा कि ठीक है, अगर यदि इतना समय में ये ठीक नहीं हुआ तो हम सबको गोली से मार देंगे, ऐसा तो नहीं कह सकता ना भाई। तो पर्सनल कमेंट कोई नहीं कर सकता। ओके,
सो रिपोर्ट से एक और क्वेश्चन है भाई, रिपोर्ट से एक और क्वेश्चन 11 नंबर देखो। रिपोर्ट राइटिंग से क्वेश्चन तो मैंने करा दिया, कई बार कराया, हर बार जिक्र किया है कि जो नरेशन होते हैं वो इवेंट का वो किस में होता है दोस्तों। अरे भाई ऐसे भी देखो ना, रिपोर्ट को तब भी लिखते हैं जब घटना घट जाती है, और घटना घटने बाद प्रेजेंट होगा, फ्यूचर होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा भैया, इमीडिएट पास्ट होगा। इमीडिएट पास्ट मतलब सिंपल पास्ट। ऑप्शन नंबर सी, 11 का सी, 11 का छोटू सी, 11 का सी। अच्छा सुनो एक चीज, जरा मैं थोड़ा सा समय दीजिए। तो मैं ये कह रहा था कि जितने लोग टेस्ट में कल शामिल होंगे ना, तो आज मैं वीडियो चूँकि अपलोड कर दूंगा थोड़ी देर में, तो आप मेरे को हाई लिख करके बोलना सर मैं आऊँगा, उसके हिसाब से मैं आप क्वेश्चन प्रिंट कराऊंगा, ठीक है। ये जानकारी मैं आप लोगों को तक पहुँचा देता हूँ। आगे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ज़्यादा वक्त नहीं लेगा, मतलब 20 मिनट में खत्म हो जाएगा, ये 20 मिनट में खत्म कर देंगे, इसको टेंशन मत लो भाई। कह रहा है what should the first paragraph of an article be। पहले सुनो, आर्टिकल के क्वेश्चन क्या है, आर्टिकल का पहला पैराग्राफ में क्या होनी चाहिए। पहले आर्टिकल भाई, आर्टिकल में सबसे पहले टाइटल लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, टाइटल। उसके बाद बाय, और जो रिपोर्टर का नाम रहता है वो, या फिर कई बार बाय लाइन, या रिपोर्टेड बाय। उसके बाद ना सबसे पहले मैंने मेन बॉडी में सबसे पहले शुरुआत का पैराग्राफ 1 2 3। मान लीजिए पहला पैराग्राफ ना ब्रीफ इंट्रोडक्शन होगा, क्या होगा, ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक, यानी मैंने समझा टॉपिक के बारे में एक इंट्रोडक्शन। आर्टिकल, जिस आर्टिकल पे आप लिख रहे हैं उसके बारे में ब्रीफ मतलब संक्षिप्त इंट्रोडक्शन, परिचय देना होगा। मान लीजिए विमेन एम्पावरमेंट पे आ गया, तो विमेन एम्पावरमेंट क्या है, ठीक है। मान लीजिए विमेन एम्पावरमेंट आ गया, तो विमेन एम्पावरमेंट को आपको परिभाषित करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हो गया। सेकंड में आप मैरिड, डिमैरिड, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, काउज, इफेक्ट लिख सकते हैं। थर्ड में कंक्लूजन, सजेशन सब लिख सकते हैं दोस्तों। फिलहाल मेरे से पूछा गया था फर्स्ट पैराग्राफ में क्या इंक्लूड करते हैं, तो फर्स्ट में करते हैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो गया, यानी 12 नंबर का क्वेश्चन, नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आंसर तो इसका दिया हुआ है, आंसर तो इसका दिया हुआ। बच्चे क्यों देखेंगे इसको, बच्चे इसलिए देखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन को, ये मॉडल सेट का मोहरा बना करके मैं और सारी कई क्वेश्चन क्रिएट कर सकता हूँ एट अ टाइम, और मैं आप लोग को बता सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। क्या मैंने आप लोग को एक क्वेश्चन नहीं बताया कि व्हाट कैन बी रिटेन इन कंक्लूजन आर्टिकल राइटिंग। आर्टिकल राइटिंग में कंक्लूजन में क्या होना चाहिए, क्या ऑर्डर होगा, भाई ऑर्डर तो नहीं होगा रे भाई, ऑर्डर नहीं, सजेशन होगा। अभी मैंने कहा रिमेडियल मेजर्स, रिमेडियल मतलब अगर कोई चीज़ गलती है तो उसका क्या सुझाव होनी चाहिए, ये होगा, यानी ये भी होगा बी भी होगा, तो ए एंड बी दोनों होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। भाई 13 नंबर का हो जाएगा डी, 13 नंबर का डी, 13 नंबर का डी होगा चाहिए, 13 नंबर का डी। 14 नंबर, इस तरह क्वेश्चन मैंने असाइनमेंट में करवा रखा है। देखो जैसे तैसे दिया है, जंबल में दे दिया है, जंबल सेंटेंस है भैया, सही करो, तो सभी करोगे तो क्या होगा, श्रीलंका इज एन आइलैंड इन द इंडियन ओशियन, बी हो जाएगा इसका, ठीक, क्या हो जाएगा, बी। आइए आगे बढ़ते हैं, देख लीजिएगा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई क्या कह रहा है, वर्ल्ड इज द ग्रेटेस्ट इन द वर्ल्ड ड्रामेटिस्ट द शेक्सपियर। अरे नहीं यार, शेक्सपियर से पहले दानी लगेगा, समझो, शेक्सपियर सबसे पहले शुरुआत में होगा, बिल्कुल। यहाँ पे ये इसलिए नहीं होगा, शेक्सपियर से दा लगा दिया, गलत हो गया, ये शुरू होगा शेक्सपियर से नहीं हुआ। हाँ, शेक्सपियर इज द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट इन द वर्ल्ड, यानी शेक्सपियर जो है सो वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो सो ड्रामेटिस्ट है, ठीक है, बड़े ड्रामा लिखे थे इन्होंने, है ना। तो ऑप्शन नंबर ये सही होगा, लिख लीजिए 15 का ये। चलिए ए भाई जरा ग्रामर के ऊपर जरा नजरें दौड़ाइए। ए भाई सुनो, ब्रेड एंड बटर दोनों एक साथ पेयर में यूज किया जाता है, और जो पेयर में यूज किया जाता है वो सिंगुलर होती है, सिंगुलर ये नहीं है, सिंगुलर ये नहीं है, सिंगुलर ये दोनों है, लेकिन दोनों है दोस्तों। यहाँ डेली की बात हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है, ऑप्शन नंबर ये सही होगा कि ब्रेड एंड बटर इज आवर डेली ब्रेकफास्ट, यानी ब्रेड एंड बटर इज आवर डेली ब्रेकफास्ट। नाउन में देखो मैंने पढ़ाया इसको भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन, बड़ा आसान क्वेश्चन दोस्तों। एक बात समझो, जब भी मैंने कहा अगर यदि कोई सब्जेक्ट है, अगर सब्जेक्ट के बाद V2 लगा हुआ है और कंडीशन लगा हुआ है, तो वो पक्का होगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब वाज वर और बिफोर। भाई वाज और बिफोर, कहाँ है वाज बिफोर, ये होगा नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी मैं गिर गया जब रास्ते पार कर रहा था। भाई गिरेगा ही,
रास्ता अच्छे से नहीं पार करेगा तो निश्चित तौर पे गिरोगे, आप लोग भी गिरोगे, बट आप लोग नहीं गिरना है तो वाज क्रॉसिंग होगा। यानी जैसे देखो सब्जेक्ट ये हुआ ना भाई, V2 ये हुआ ना, मैंने वेल लग गया ना, सब्जेक्ट V2 वेन के बाद क्या होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है बेटा, डी। बोलो समझ में आ रहा है भाई? एक बात साफ है, मैं बार बार कहता हूँ कि मॉडल सेट पे भरोसा मत रखिएगा, ऐसा नहीं सोचना, यू डोंट हैव टू थिंक दैट कि यार यही क्वेश्चन हमारे पेपर में आ जाएंगे फाइनल, ऐसा कुछ नहीं। एक्चुअली ये आईना है और ये आईना को देख करके आपको पेपर में जाके जाना है, बट ट्रस्ट में बहुत बड़ा शिद्दत से मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। बहुत मैंने वीडियो देनी है, आप लोग जब आप पूजा में, बहुत सारे बच्चे जो है पूजा में घर चले जाएंगे ना हजारीबाग से, उनके लिए भी बहुत कुछ मैं सोच रखा हूँ, तो डोंट वरी, हो गए भाई, सब कुछ होगा। वैसे मैं नहीं चाहता हूँ कि आप 40 में 40, मेरा टारगेट है 40 में 40, बस इतना जान लूँ। कितने बच्चे ये सपना पूरा करके देते हैं भाई? अभी क्लास 11th का ही चल रहा है, जिन बच्चों को आना है क्रैश कोर्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया गया है मिल्टन इंग्लिश क्लासेस के द्वारा, तो आप आ सकते हैं। कुछ बैचेज हैं जैसे 7 से 8 सुबह, 8 से 9, 3 से 4, 4 से 5 एंड 5 से 6, इन तमाम बैच में आकर के आप अपने 11 के कोर्स को पूरा कर सकते हैं। ऐसे मेरे कोई मन में इरादा नहीं है कि 12th में एडमिशन लेने के लिए आप लोगों को बुलाया जाए, बट आप आ सकते हैं, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम से बड़ा कुछ नहीं होता, पैसा तो आता जाता रहता है दोस्तों। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं यू लीव नाउ इफ यू विश। अच्छा 20 की बात करें, मैं होगा, आप छोड़ सकते हैं यदि आपकी इच्छा हो, तो आप छोड़ सकते हो यदि आपकी इच्छा हो। कहते कहते आगे दोस्तों यू में, तो एक बार जरूर आइए, बाकी इच्छा ना हो तो छोड़ सकते हैं। आइए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कैन यू स्विम, क्या तुम तैर सकते हो? तैर सकते हो, कैन लगेगा ना भाई, कैन लगेगा, यानी 19 का ये हो जाएगा, 19 का ये 20 आइए दोस्तों। अच्छा लिटरेचर की शुरुआत यहाँ से दंदना के मार देंगे, एकदम दंदना के मार देंगे। द बिग गर्ल, अरे बड़ी लड़की, किसमें? एक पोएम है फोटोग्राफ। पहले सुनो, फोटोग्राफ में एक कार्डबोर्ड है, फोटोग्राफ में क्या है, कार्डबोर्ड। सबसे पहले बताइए फोटोग्राफ में, ये जो आप देखें आप लोग, द फोटोग्राफ, एक सेकेंड दोस्तों जरा सा मेरे को आने दीजिए। फोटोग्राफ में 3 लड़कियां हैं, एक ये लड़कियां हैं, कम से कम इसमें इस वीडियो को मैंने पहुंचा दीजिए बढ़िया जगह, ताकि इस वाले पिक्चर पे हमको जो है सो सामान वगैरह मिल जाए, अवार्ड वगैरह, है ना। ये डोली है और ये बिट्टी है, लगता है इस बार जो है सो मेरा पेंटिंग वाला शामिल किया जाएगा राष्ट्रीय में, है ना। और ये बीच वाली जो है सो शिर्ली टॉल्सन की माँ, एक्चुअली शर्ली टॉल्सन जो है बाबू इस कविता का ऑथर है, इसकी माँ। और ये फोटो लिया गया है इनकी माँ के अंकल के द्वारा, इनकी माँ के अंकल के द्वारा। आपस में डोली बिट्टी और ये तीनों सब कजन है, सब क्या है, कजन है दोस्तों। ये फोटो अंकल के द्वारा लिया गया और तब लिया गया जब इसकी उम्र कितना था, 12। और ये लोग गए थे कहाँ, समुद्र के बीच, जहाँ पे पैर इनके पानी इसके पैरों की, इसकी माँ के पैरों को छू के निकल रहा है। तो इसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है दोस्तों। जब इसकी माँ इस दुनिया में नहीं है तो शिर्ली टॉल्सन इस कविता को ट्रिब्यूट करती है, श्रद्धांजलि अर्पित करती है और कहती है कि मेरी माँ जो इस दुनिया में नहीं है, मेरी माँ जो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मेरी माँ के पाँवों को छू करके जो पानी निकल रही है वो भी है। तो कुछ ऐसे चीज़ हैं जो अमर हैं, जो परमानेंट हैं, लेकिन कुछ ऐसे चीज़ हैं जो परमानेंट नहीं है। तो क्या परमानेंट है, सी, क्या परमानेंट नहीं है, तो हम लोग को आज हैं कल नहीं है। तो भाई ये बड़ा अच्छा है, तो बड़ा इमोशनल मैंने बढ़ाया था दोस्तों। तो कह रहा है कि फोटोग्राफ में 3 लड़कियां हैं दोस्तों। तो फोटोग्राफ में बड़ी वाली कौन थी, पोएट की मदर थी। पोएट की मदर बताइए ना, समझ में होगी ना। 20 नंबर का भी खोपड़ी खोल देंगे अगर इसमें कोई गलती करेगा तो। बचल है 20 गो बाबू लोग, कितना बचल है रे, 20 गो। और 20 गो में से एकदम दंदना के तुरंत सब, एको गलती नहीं होना चाहिए भाई। सुनो लो, कह रहे विच मंथ ऑफ द ईयर हैज बीन मेंशन्ड इन द पोम लेबरनम टॉप। भाई लेबरनम टॉप को तो मैंने सबसे टॉप पढ़ाया है, सबसे टॉप लेबरनम टॉप, सबसे टॉप मिल्टन टॉप, है ना। बात समझ रहे हैं आप लोग। देखिए लेबरनम टॉप में मैंने बताया था एक लेबरनम ट्री है, उसकी खासियत ये है कि बिल्कुल शांत रहता है, बिल्कुल मूवमेंट नहीं होता, लगता है डेथ हो चुका है, लेकिन उसकी खासियत को तोड़ने वाली, उसके शांत को तोड़ने वाला, उसको डेथ से हटाने के लिए उसकी कॉम्प्लीमेंट के तौर पर कौन आता है, तो एक गोल्डफिंच बर्ड। अच्छा गोल्डफिंच बर्ड जो होते हैं ना, गोल्ड होते हैं, गोल्डन कलर का होता है, और लेबरनम टॉप भी कैसा कलर का होता है, गोल्डन। और दोस्तों सितंबर मंथ में तो हद हो जाती है यार, कि सारे पत्तियां हो जाते हैं क्या, येलो। तो दोस्तों मैंने कहा किस मंथ का चर्चा हुआ लेबरनम टॉप में, तो भैया लेबरनम टॉप में हुआ है सितंबर, यानी 21वां नंबर का सीधा
एकदम सीधा क्या हो जाएगा, सी। दोस्तों आइए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। टेंशन मत लीजिए, मैंने एक क्वेश्चन लिया है बट कई क्वेश्चन बता रहा हूं दोस्तों। कह रहा इन द पोम द वॉइस ऑफ द रेन, भाई एक कविता है वॉइस ऑफ द रेन, भाई पता है ना द वॉइस ऑफ द रेन किसका है भैया, वाल्ट विटमन साहब का, वाल्ट विटमैन जी का है। वाल्ट विटमैन क्या कहते हैं ना, मैंने बात किया किससे, यानी इसमें पोएट और रेन के बीच बात होता है यार, क्या बात है कि पोएट और रेन के बीच बात होता है। पोएट कहता है कि तुम कौन हो, तुम कौन हो, हु आर यू, तुम कौन हो। तो कवि क्या वर्षा क्या कहती है कि मैं कौन हूं, सो मैं आई एम द पोम, आई एम द पोम ऑफ द अर्थ, मैं इस अर्थ का संगीत हूं, मैं इस अर्थ का संगीत हूं। माने ये क्या हुआ कि कोई वर्षा किसी से बात करेगा क्या, और करेगा तो कैसे। दोस्तों एक्चुअली सुनो, इसमें रेन को पर्सोनिफिकेशन बनाया है, मानवीयकरण। अरे किसी वस्तु किसी चीजों को अगर मानव की क्वालिटी से कंपैरिजन करा दिया जाए, मानवीकरण कर दिया जाए तो पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा बहुआ। तो कह रहा है कि द वॉइस ऑफ द रेन में किस चीज को पर्सोनिफाइड किया गया भाई, रेन को, रेन को, रेन को, रेन को, नहीं 22 का डी। जरा सुन लीजिएगा, अरे भाई सुन लीजिए, कभी पूछते हैं कि तुम कौन, तो वर्षा देती जवाब कि मैं इस धरती का संगीत हूँ, मैं इस धरती का गीत हूँ, और मेरी जन्म इसी धरती से होती है, मेरी जन्म इसी बॉटमलेस सी से होता है, और मैं शाश्वत जो है ऊपर उठते रहती हूँ। मेरा ऊपर उठना इम्पैल्पेबल है, माने अदृश्य है, लेकिन मैं उठते रहती हूँ, मेरी रूप वहाँ बदल जाती है, और रूप बदलने के बाद मैं पुनः वापस लौटती हूँ, और पुनः वापस लौटने के क्रम में छोटे छोटे जीव जंतुओं को जो मेरे बगैर तड़प रहे होते हैं उनको मैं नवजीवन प्रदान करती हूँ। और तो और वो बीज जो धरती के नीचे दबे हुए हैं उनको मैं जीवन प्रदान करके मैं लौट वहीं आती हूँ, मैं समा वहीं जाती हूँ जहाँ मेरी जन्म हुई है। इसीलिए मेरा और संगीत की जर्नी एक ही है। इसलिए रेन ने कहा कि मैं इस धरती का गीत हूँ। दोस्तों संगीत भी कुछ इस प्रकार ही होता है, जिस प्रकार एक रेन जहाँ से शुरू होती वहीं समाप्त होता है, संगीत भी एक कवितकार या संगीतकार के हृदय से समाप्त शुरू होता है। हृदय से शुरू होकर के लोगों तक पहुँचता है, लोगों को आनंदित करके, उनके खुशियों को भर के, उसकी इच्छा को पूर्ति करके फिर से प्रशंसा स्वरूप कवि के हृदय में जाके छुप जाता है, जहाँ से शुरू वहीं से खत्म। इसीलिए रेन ने कहा मैं इस धरती का गीत हूँ, मैं इस धरती का संगीत हूँ। आपको समझ में आया होगा। 22वां हो गया बाबू लोग, 23वां देखेंगे, 23वां देखने का प्रयास करेंगे। भैया कह रहा वन कैन फाइंड वंस लॉस्ट चाइल्डहुड। अरे भैया एक आदमी अपना खोया हुआ बचपना कहाँ देख सकता है। याद कीजिए मार्कस नट्टन साहब को। मार्कस नट्टन साहब हैं इनके पोइट, और उन्होंने कहा है, खुद से सवाल करा है, when did my childhood go? When did my childhood go? Was it the time when I ceased to be 11? Or was it the day when I realized that the hell and heaven could not exist in the geography? इसका मतलब हुआ भैया कि चाइल्डहुड में मार्कस नट्टन जी खुद से सवाल करते हैं कि मेरा बचपना कब चला गया। क्या वो समय था जब मैं 11 साल क्रॉस कर गया, या फिर क्या वो समय था जब मुझे एहसास हुआ कि इस धरती पे ना तो स्वर्ग है और ना ही नर्क है। कहाँ है स्वर्ग और नर्क? ऑस्ट्रेलिया अमेरिका कहाँ है? बोलो बोलो बोलो, कहाँ है? नहीं है कहीं ना। तो ये हमको तब पता चलता है जब हम लोग होशियार हो जाते हैं। होशियार होने का मतलब हमारी बचपना चली जाती है दोस्तों। या फिर क्या वो समय मेरा बचपना चला गया जब मुझे लगा कि बड़े लोग ऐसे नहीं होते हैं जैसे होने का दावा करते। नहीं दोस्तों, बड़े लोग बड़ा ही दीदार होते हैं। और मैं कहूँ क्या, बड़े लोग यहाँ एक्चुअली कविता में मैं थोड़ा को बढ़ा चढ़ा करके बता रहा हूँ कि इंसान जो है ख़ास तौर पे वो यदि किसी से दिल लगा लेता है ना, दिल गलत नहीं समझिएगा, और किसी को भरोसा दिला देता है ना कि मैं हूँ तेरे साथ, मैं हूँ। दोस्तों अगर किसी इंसान को तोड़ना है ना, जड़ से तोड़ना है ना, तो किसी को भरोसा दिलवा दो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ हर पल हर समय ज़िंदगी भर, और एकाएक उसके ज़िंदगी से निकल जाओ, देखना वो ज़िंदगी भर टूट जाएगा। और यही हो रहा आज दोस्तों। कभी भी किसी से दिल लगाओ ना, तो ये चीज़ दिमाग में रखना कि उसको तुम जिस वादे, जिस कमिटमेंट तुम कर रहे हो उसको पूरा करने का प्रयास करो। इंसान सबसे खतरनाक टूटता इसी से है भाई। खैर चलिए,
ये मैं थोड़ी सी बह गया, बहकावे में, थोड़ा भावनाएं में, थोड़ा सा हमारे दिल की भड़ास को मैंने निकाल दिया। खैर मेरे ऐसा कुछ मत समझना, मैं बहुत भोला भाला हूँ। आगे बढ़े दोस्तों। कह रहा है कि एक आदमी अपना खोया हो बचपना कहाँ खोजता है भैया, तो ये कहते हाँ लास्ट में कहते हैं कि मेरा बचपना कहाँ चला गया, तो कहते हैं कि कहीं गया नहीं है यार। ये मैं जब बच्चों के चेहरे को देखता हूँ तो मेरे को आज लगता है, भाई आप लोग भी जब बच्चे को एक खेलते हुए देखते हैं, टायर चलाते हुए देखते हैं, पतंग उड़ाते देखते हैं, तो आपको लगता है ना कि मेरा बचपना यही है। तो मैंने बचपना कहीं गया नहीं, फेस में छुप गया, बच्चे के फेस में। ठीक हो जाएगा 23 का सी, 23 का ठीक हो जाएगा सी। भाई बड़े मजे से आप लोगों को क्लास ले रहा हूँ, बस वीडियो को शेयर कर देना भाई लोग। कह रहे अकॉर्डिंग टू द पोम, अकॉर्डिंग टू द पोम, पोम के अनुसार फादर टूशन, ए भैया फादर टूशन एलिजाबेथ जेनिंग्स, एलिजाबेथ जेनिंग्स लिखे हैं। तो हु स्पीक लाइक अ स्ट्रेंजर, स्पीक लाइक अ स्ट्रेंजर, मतलब स्ट्रेंजर की तरह कौन बात करते हैं भाई, फादर टूशन। क्यों फादर ना, एक्चुअली इसमें बहुत काफ़ी पिता के बारे में क्या बोलूँ, पिता हमारी हिम्मत है, पिता हमारे मैंने दिलों में बसते हैं। सभी लोगों को पिता को इज्जत करनी चाहिए, आदरणीय है हमारे पिता। लेकिन एक पिता का याचना है, वो कहते हैं कि मैं अपने बच्चों को नहीं समझ पाता। I don't understand this child even we have been living together in the same house for the last years, sorry for the years, कई सालों से। I don't know what does he like or unlike, वो नहीं, मैं जानता नहीं हूँ क्या लाइक करता है क्या नहीं। मैंने हिंदी सुनो, एक बेटा को समझ नहीं पाता उसके पिता, और कहता है ना कि मैं उसी तरह का रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना चाहते हैं जिस तरह का रिलेशनशिप मेरा तब का था ना उसके साथ जब वो छोटा था। भाई एक पिता के लिए ना सबसे बड़ा क्या होता है ना कि उसका बेटा, उसका बच्चा, बड़ा मतलब खुशी आता है लोगों को कि जब अपने बेटे को, अपनी बेटी को जब देखते हैं ना तो उसके चेहरे पे रौनक, उसकी थकावट दूर हो जाते हैं। लेकिन यही बेटा और बेटी जब बड़े होते हैं और बड़े होने के बाद वो ऐसा दिखाना शुरू कर देते हैं कि इस बॉडी पे आपको कोई अधिकार नहीं है। मैंने बनाया पिता ही नहीं, लेकिन पिता को ही दखल अंदाज कर देते हैं। तो पिता कहते हैं कि मैं माफ़ कर दूंगा, आई एम रेडी टू फॉरगिव हिम, आदि वो मेरे पास आता है। भले वो खर्चीला है, इससे बढ़िया होगा कि वो अलग दुनिया देखे, मेरे पास आ जाए। बेटा और पिता दोनों हाथ बढ़ाने के लिए चाह तो रहे हैं, लेकिन हर बार खाली हाथ लौटते हैं दोस्तों। फिलहाल अभी आप लोगों से पूछा जा रहा है, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा ये भैया, फादर ट्यूशन नहीं समझ पाता, फादर अपने बेटे को नहीं समझ पाता है ना दोस्तों। आगे देखो 25वां नंबर क्वेश्चन, एकदम 25वां नंबर भैया, जहाँ पे ऑथर का ग्रैंड मदर माने खुशवंत सिंह की दादी माँ अस्कुलवा क्यों जाती थी उसके साथ रे, तो इसलिए क्योंकि अस्कुलवा के साथ सटल था मंदिर के साथ, जहाँ टेम्पल की बात है मान लो। अच्छा एक बात जान लेना, तो लोग जान लेना कि दादी माँ गौवा में है ना, दादी माँ गौवा में किसको खाना देती थी, तो कुकुर को। किसको? कुकुर को। कुकुर माने कुत्ता को। और शहर में तो गोरैया को। शहर में किसको? गोरैया को। और गौवा में जो देती थी वो ब्रेड नहीं देती थी, स्टेल चपाती देती थी, मोटा लिट्टी। और शहर में क्या देती थी, माने रोटी, है ना। और खुशवंत सिंह शहर में एक चीज़ याद रखना कि वो स्कूल जाता था किससे? मोटर बस से। और खुशवंत सिंह की दादी माँ को ऐसा लगता था कि मोटर बस से स्कूल जाना, साइंस के स्कूल में पढ़ना, इंग्लिश मीडियम के स्कूल में पढ़ना बकवास है। उनके अनुसार तो धार्मिक बुक अच्छे थे दोस्तों। तो कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रैंड मदर ऑफ खुशवंत सिंह बिलीव्ड, किस तरह के एजुकेशन पे विश्वास करते थे दोस्तों? सॉरी रिलीजन बेस्ड, कंप्यूटर बेस्ड नहीं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। याद रखिएगा 26 का सी, 26 का मैं लिख देता हूँ सी, 26 का सी, 26 का सी। आगे बढ़ जाता हूँ दोस्तों, 26 का सी। अच्छा गलती हो गया तो उस टाइम यहाँ 26 का सी मार देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। हाँ 27 है भाई, 13 को क्वेश्चन बचा है ये देख लो। हाउ मेनी ईयर्स डिड गार्डन कुक, है भाई गार्डन कुक और उसकी वाइफ, क्या नाम है उसका वाइफ का? मेरी, है ना। बेटा का नाम बताना छोटू, जो। बेटी का क्या नाम था? सू। सू कितना साल का था? 7। जो कितना था? 6। सब लोग जा रहे हैं कहाँ? वर्ल्ड घूमने के लिए ना भैया, वर्ल्ड वाइज के लिए। कहाँ? वर्ल्ड वाइज के लिए। किसे जा रहा है? वेव वॉकर से। कहाँ जा रहा था? वेव वॉकर। वेव वॉकर के बारे में बताएं, 23 मीटर लंबा, 23 मीटर लंबा, 30 टन इसका भारी वजन। और ये लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? प्लाईमाउथ। कहाँ से भैया? प्लाईमाउथ। कहाँ है प्लाईमाउथ रे? इंग्लैंड में है भाई। और कहाँ जाता है? केप टाउन। केप टाउन भाई, केप टाउन, केप टाउन, केप टाउन, केप टाउन। केप टाउन कहाँ है? साउथ अफ्रीका के आसपास। यहाँ पे 1,05,000 किलोमीटर तय करता है इन लोग। और इसके बाद जाना होता है सॉदर्न इंडियन ओशियन की तरफ, जहाँ पे दो गो क्रू मैन को हायर करता है। एक का नाम है लेरी विजिल। क्या नाम है? लेरी विजिल। और एक का नाम है हर्ब सीजलर। तो भैया दोनों को हायर करता है। सबसे पहले कह रहा है कि ये लोग, हाँ, गार्डन कुक और उसकी वाइफ कितने साल स्पेंड करी थी सी फेयरिंग स्किल को डेवलप
करने के लिए, समुद्री क्रियाकलाप को एक्टिवेट करने के लिए, तो भैया 16 साल। कहाँ पे? तो ब्रिटिश वाटर में। कहाँ पे? ब्रिटिश वाटर में। भाई हो गया। कह रहा है वो ज्वाइंट गार्डन कुक इन कैप्टॉन। कैप्टॉन में कौन ज्वाइन किया गार्डन कुक को टैकल करने के लिए साउदर्न इंडियन ओशियन को? भैया तो मैंने कहा भी लैरी विजिल और हर्ब सिजलर दोनों होगा। दुई ऑप्शन नंबर डी। यानी 28वां का डी। बोलो समझ में आ गया? बोलो समझ में आ गया? बिल्कुल। 29वां, ए भाई सुनो, टुट वाला कहानी पे आ गया। द टॉम ऑफ किंग टुट या टट जो भी कह लो, किसके द्वारा खोजा गया? भैया ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट, नाम है हावर्ड कार्टर। क्या नाम है? हावर्ड कार्टर। कब खोजा गया? 1922। मरा था 3300 पहले, 3300 ईयर पहले। भैया इसको कहाँ दफनाया गया था? याद रखिएगा, वैली ऑफ किंग्स। कहाँ पे? वैली ऑफ किंग्स। बड़ा मैंने पावरफुल डायनेस्टी था, फायरो डायनेस्टी। फायरो डायनेस्टी का लास्ट ईयर था, जिसका मौत टीनेजर में हो जाता है रहस्यमय तरीके से दोस्तों। इसलिए इसकी बॉडी और इसके जहाँ पे ब्यूरिड प्लेस रहता है, जहाँ पे एंशियंट इजिप्शियन सिमेट्री है, वहाँ पे बहुत सारा ट्रेजर्स रहते हैं, खजाना रहता है। भाई चलो बहुत डिटेल मैंने पढ़ाया है, इस पर वीडियो भी अपलोड में कर दिया है इसको, शायद देख लीजिए एक बार। फिलहाल इसका उत्तर हो जाएगा 29 का बी। 29 का बी दोस्तों। यही क्वेश्चन तो मैंने बताया ना कि द प्लेस वेयर इजिप्शियन किंग वर ब्यूरिड, वो जगह क्या है जहाँ पे इजिप्शियन किंग को दफनाया जाता था दोस्तों? वैली ऑफ किंग्स। वैली ऑफ किंग्स। हो गई बात, समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन। हे भैया गंगाधर, बड़ा अच्छा चैप्टर है द एडवेंचर। मैं इसका वीडियो अपलोड करूंगा, शीघ्र करूंगा। एडवेंचर का ये चैप्टर है गंगाधर पंत गायतोंडे, जो शायद गायतोंडे में बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। ये कौन सा सब्जेक्ट का प्रोफेसर थे दोस्तों? हिस्ट्री का, है ना? हिस्ट्री का था। ऑप्शन नंबर सी, 31 का ऑप्शन नंबर सी। मैं बताया नहीं हूँ, बताऊंगा बहुत जल्दी दोस्तों। ये बात समझिएगा, मैंने आज ही बताया था सिल्क रोड मैंने स्टार्ट कर दिया है। जो बच्चों को आना है सिल्क रोड करने के लिए आ जाइए। 3 सवाल कंफर्म रहेंगे इस एग्जाम में। कह रहा है कि ऑथर जो है निक मिडल्टन। ऑथर क्या है? निक मिडल्टन। जो क्या करने के लिए जाते हैं? कोरा कंप्लीट। कोरा कंप्लीट का मतलब होता है माउंट कैलाश को घुमाना। तो कहाँ जा रहा था? माउंट कैलाश। ठीक है, ऑप्शन नंबर से। अच्छा, राहु क्या है? राहु से वो अपने जर्नी स्टार्ट किया था। राहु में याद रखिएगा लामू। लामू, लामू नाम के एक महिला जो है, लामू, अच्छा ये गलत है, LAHMO। लामू नाम की एक महिला उसको गिफ्ट करी थी। क्या करी थी? गिफ्ट करी थी। क्या गिफ्ट करी थी? तो सीप स्किन से बना हुआ एक कोट करी थी ना। आगे लिखा भी होगा शायद, यहाँ लिखा हुआ है। तो भैया माउंट कैलाश हो जाएगा इसका 32 का सी। 33 का देखो, लामो ने क्या गिफ्ट करी थी फेयरवेल के तौर पे? तो सीप स्किन का कोट। यानी 33 का ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट चौथा। ए भाई सुनो रे, कह रहा है मिसेस डॉलिंग के यहाँ ऑथर कितने बार विजिट करी? 2 बार। कितने बार? 2 बार। एक बार तब जब वो गई थी, जब मिसेस डॉलिंग उसको पहचानने से मना कर दी थी। एक्चुअली सुनो, मिसेस डॉलिंग कौन है? मिसेस डॉलिंग, बहुत नया बच्चे को समझ नहीं आ रहा होगा। मिसेस डॉलिंग जो है, और मिसेस एस के बारे में मैंने बताया था। मिसेस एस, ये दोनों जो है ये जीव है, ये जीव है, और ये क्या है? नॉन जीव है। नॉन जीव है भैया। नॉन जीव और जीव के बीच में कहाँ हो रहा था लड़ाई? हॉलैंड में। इसीलिए छोड़ के गई और सारा सामान किसको दे दी? डॉलिंग को। बाद में ये जब डेथ हो जाता है अनफॉर्चुनेटली, तो इसकी बेटी मार्गम इंग को जाती है सामान लेने के लिए फर्स्ट टाइम। तो डॉलिंग उसको पहचानने से इनकार कर देती है। तो शायद उसको लगता है गलत एड्रेस पे आ गई, लेकिन संयोग से ना मिसेस डॉलिंग उसके माँ का स्वेटर पहनी हुई थी। तो उसको लगा कि नहीं ठीक, आई मेड नो एनी मिस्टेक, और फिर उसको कंफर्म हो जाता है कि मैं ठीक जगह पे आई हूँ। और फिर जो एड्रेस दी रहती है ना मिसेस डॉलिंग के, वो रहता है नंबर 46। नंबर 46 याद रखिएगा, मार्कोनी स्ट्रीट। ये जगह बिल्कुल ठीक रहता है, वहाँ पे जाती है तो वो मिलती ही नहीं है। सेकंड टाइम एक्चुअली फिर जाती है। अब उस बार ना फॉर्चुनेटली इसका बेटी रहती है मिसेस डॉलिंग की, और वो आने देती है घर में। 2 बार जाती है ना। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ट्वाइस। चलिए 34 का सी। 5 क्वेश्चन बच्चे हैं, 2 मिनट में खत्म हो जाएगा बच्चे। अरे भैया समर ऑफ ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स में ये 2 कहानी किन 2 बच्चों के बारे में भैया? तो आर्मेनियन। कौन है 2 बच्चे? याद रखिए, आरम और मुराद। बड़का भाई हुआ मुराद। ये है 13 साल का, ये है 9 साल का। यही है नैरेटर। यही क्या है? नैरेटर है भैया। और यही घोड़ा को क्या करता? स्टॉल। घोड़ा को चुराता है। किसके यहाँ से दोस्तों? एक किसान है जिसका नाम क्या है? जॉन बायरो। जॉन बायरो क्या है? फार्मर। जॉन बायरो क्या है? फार्मर। घोड़ा की कीमत होता है $60 दोस्तों। आइए आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका ठीक उत्तर क्या बनेगा भैया? इसका बी बनेगा ना, बी। अच्छा 36 कहाँ है? हाँ, ट्रू ऑनर। अरे घोड़ा किसका था भैया? जॉन बायरो का था ना। इधर ले जाओ यार, जॉन बायरो। यानी 36 का डी। 36 का डी। आगे बढ़ो। 37। हाँ, सुनो। अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि हु हैज़ बीन टेलिंग फॉर्च्यून ऑफ मिसेस पियर्सन। मिसेस पियर्सन का फॉर्च्यून टेलिंग कौन कर रही थी ना? तो फिट्जगेराल्ड आपको पता होना चाहिए। थोड़ी सिनिस्टर क्वालिटी की थी इसका, और तो स्मोकिंग करती थी। और मिसेस पियर्सन बेचारी भोली भाली, पूरे परिवार वाले लोग इससे यूज़ करते थे, काम करवाते थे। तो एक दिन ये आई और कहती है, बहन ऐसा कर कि थोड़े दिन के लिए तुम मेरे जगह पे और मैं तेरे जगह पे आ जाता हूँ। बॉडी एक्सचेंज कर लेती है और फिर उसके परिवार वालों को सबक सिखा करके फिर एक्सचेंज कर लेती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर हो जाएगा मिसेस फिट्जगेराल्ड। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। बहुत मैंने डिटेल पढ़ा है, बहुत मेहनत करता हूँ यार आप लोगों के लिए। एक बार ट्रस्ट करो तो ऊपर वीडियो पूरी जाएगी आप लोगों को, डोंट वरी।
मैं समझ रहा हूँ, कम समय में आप लोग करवा दे रहा हूँ। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ए भाई एंड्रयू मेंसन, आज कीजिए बर्थ। मैंने आज ही वीडियो अपलोड किया, एजे क्रोनिन का लिखा हुआ है। बर्थ में एजे क्रोनिन ने बता रहा है कि जो मॉर्गन और सुसन मॉर्गन पिछले 20 सालों से शादी किए हुए हैं। अरे यार मैंने 20 साल शादी किए हो गए हैं लेकिन उनके कोई बेबी नहीं है। बट दिस टाइम दे वर एक्सपेक्टिंग द फर्स्ट चाइल्ड। वे इस बार ना फर्स्ट बेबी एक्सपेक्ट कर रही हैं, और फर्स्ट बेबी एक्सपेक्ट कर रही हैं मिसेस मॉर्गन, वो भी प्री मैच्योर डिलीवरी केस में। तो उसके लिए ना असिस्ट करने के लिए एक डॉक्टर आता है जिसका नाम है एंड्रयू मेंसन। वही पूछ रहा है एंड्रयू मेंसन कौन थे, पेशे से भैया डॉक्टर थे, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका। बोलो 40 में 40 का टारगेट है भैया। 39 कह रहा है कि जो किंग साहब है ना उसका क्राउन क्यों गिर गया, तो क्यों गिर गया भाई, तो किंग ने ऑर्डर दिया था ना मैंने क्या बनाने के लिए, आर्क बनाने के लिए, तो छोटा बन गया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। याद रखिए इसका, मैं करवा देता हूँ बी। ओहो 40 करवा देता हूँ दोस्तों। 40 क्या है भाई, 40 है अकॉर्डिंग टू द पोम, कवि पोएम के अनुसार, टेल ऑफ मेलोन सिटी पोएम के अनुसार फाइनली किसको हैंग पड़ा, राजा को। किसको दोस्तों, राजा को। वहाँ टेल ऑफ मेलोन सिटी बड़ा इंटरेस्टिंग से स्टोरी था, मैंने बताया था। पोएम एक्चुअली ये है। सो गाइज मैंने ये 40 क्वेश्चन करवा दी, जो भी समय लिया होगा, बट मैंने प्रयास किया कि बहुत जेन्युइन, बहुत सटीकता के साथ जल्दी। और मैंने ये 40 क्वेश्चन नहीं करवाए, 40 क्वेश्चन के अलावे कई सारे ऐसे क्वेश्चन आपको बन जाएगा। मैं हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आपको एक्स्ट्रा बताने का प्रयास किया दोस्तों। अब मैं विदा लेता हूँ आप लोगों से। फिलहाल आप लोग को बने रहना है चैनल के साथ, प्रत्येक दिन आपकी वीडियोज आएंगी। आज मैं मॉडल सेट करवाया, कल फिर मैं इसी तरह रेगुलर करूँगा। बच्चे कल टेस्ट हैं तो टेस्ट देना ना भूलें, सभी लोग टेस्ट आएँ, और वीडियो को जितना से जितना हो सके शेयर करें, दोस्तों तक पहुँचाएँ, प्लीज़ सपोर्ट करें। मैं भी सपोर्ट करूँगा आप लोग को खुल के। चलिए कॉमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद, थैंक यू।